नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज हब में। और मेरा नाम है हिमांशु। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे कि आज का हमारा टॉपिक है वाइसरॉयस ऑफ इंडिया, भारत के वाइसरॉयस। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। और इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देखिएगा, उसके बाद आराम से अपना PYQs लगाइएगा। आपको पता लगेगा कि आपके इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आएगा वो मिस नहीं होगा। तो आइए टाइम गवाए बिना स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, वाइसरॉयस ऑफ इंडिया। पहले मैं आपको बताता हूँ एक बात। देखिए 1857-58 में रिवॉल्ट हुआ था, ठीक। रिवॉल्ट से पहले जो डेजिग्नेशन दी जाती थी वो कही जाती थी गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया। लेकिन नेम में चेंज आता है जब ईस्ट इंडिया कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन को इंडिया में ख़त्म करके 1858 का इंडियन काउंसिल्स एक्ट आता है। तो उसके बाद से जो भी गवर्नर जनरल था, अब उसको नया टाइटल दिया गया, वो दिया गया वाइसरॉय का। वाइसरॉय का मतलब क्या था? वाइसरॉय मतलब कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्वीन, या फिर जो एम्पायर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर था उसका जो यहाँ पे प्रतिनिधि करेगा वो वाइसरॉय कहलाएगा। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पर्सन था, जो ऑफिशियल था, उसको हम कह देते थे गवर्नर जनरल। तो पावर्स एज सच सेम ही रही, वो डेजिग्नेशन भी सेम रही, बट टाइटल चेंज हो गया क्योंकि जो फॉर्मल चेंजेस आए थे उसके बाद अब सीधे इंडिया आ गया था अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। तो क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर के अंडर था तो उनका रिप्रेजेंटेटिव होगा जिसको कहा जाएगा वाइसरॉय। तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी है, कोई एज सच बहुत बड़ा चेंज नहीं था। बट जब एग्जाम में वाइसरॉय पूछेंगे पहला, तो आपको पता होना चाहिए कि वाइसरॉय और गवर्नर जनरल के बीच में ये डिफरेंस है कि 1858 के बाद जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं वाइसरॉय, और उसके पहले गवर्नर जनरल। उसकी भी एक अलग वीडियो लेके आएंगे अपन जो गवर्नर जनरल्स को कवर करेगी, उसको अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो हमारा मेन पर्पस रहेगा, मेन टारगेट रहेगा वाइसरॉयस को डिस्कस करना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले वाइसरॉय हमारे कौन थे? इसके अकॉर्डिंगली लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि रिवॉल्ट आपको सबको पता होगा 1857-58 में हुआ था। फिर इंडियन काउंसिल्स एक्ट आया था, तो उसके बाद ही ये डेजिग्नेशन आई थी। सो ऑब्वियसली बात है, जो उससे पहले गवर्नर जनरल रहा होगा रिवॉल्ट के टाइम में, वही अपना वाइसरॉय बना, ठीक। तो कुछ नहीं, वही चीज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को इन्होंने अबॉलिश कर दिया था, जिसकी वजह से आपको पता होगा कि रिवॉल्ट इसकी वजह से भले ही नहीं हुआ था, बट ये एक बहुत बड़ा फैक्टर बना था रिवॉल्ट के पीछे। इनके बाद जो इंपॉर्टेंट आते हैं लॉर्ड एल्गिन, 1862 से 63। ज़्यादा कुछ नहीं याद रखने, इतना ध्यान रखिए बहावी मूवमेंट चला था, ठीक है। तो बहावी मूवमेंट किसके अंदर चला था? लॉर्ड एल्गिन के अंदर, ठीक है। लॉर्ड लॉरेंस आते हैं 1864 से 69। तो इसमें देखो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हाई कोर्ट्स का स्टैब्लिशमेंट हुआ था। कहाँ पे? कलकत्ता, मद्रास, ठीक। मतलब जो इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंसीज थी, कलकत्ता, मद्रास, यहाँ के हाई कोर्ट आए थे। और 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी स्टैब्लिशमेंट किया गया था। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इनके अंडर ये हुई थी कि एंग्लो भूटानीस वॉर हुई थी। ये क्वेश्चन पीछे आया भी था कि एंग्लो भूटानीस वॉर कब हुई थी, मतलब जब भूटान को सप्रेस किया था और वहाँ पे उन्होंने अपना जो सब्सिडरी अलायंस को इम्पोज कर दिया था, तो वो लॉर्ड लॉरेंस के अंडर किया था, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड मायो इंपॉर्टेंट है, 69 से 72 तक रहे हैं। तो फर्स्ट सेंसस जो कि आपका कह सकते हैं कि अनऑफिशियली स्टार्ट हुआ था, ठीक है। ऐसा बहुत ज़्यादा जो ऑफिशियली स्टार्ट हुआ था, नेशन वाइड स्टार्ट हुआ था, वो हुआ था आपका 1881 से। उनका भी हम देखेंगे किसके अंडर हुआ था। बट 1872 में फर्स्ट टाइम सेंसस कंडक्ट होता है इंडिया के अंदर। तो अभी UPPCS में क्वेश्चन भी आया था, तो उन्होंने ऑफिशियल आंसर की में आंसर माना था 1871 को। तो आप ध्यान रखना कि अब 1871 ही जब आयोग ने माना है तो हम 1871 के साथ चलेंगे, बट बुक्स के अंदर, सोर्सेज के अंदर 1872 ही दिया जाता है, ठीक है। तो दोनों आप ध्यान रखना, जो आपको ऑप्शन मिलेगा उसके अकॉर्डिंगली आप मार्क करेंगे आंसर, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लॉर्ड मायो एक लौते ऐसे गवर्नर जनरल हैं या वाइसरॉय हैं जिनकी इंडिया के अंदर डेथ हुई थी। और कैसे ही वॉज किल्ड? तो इनको असल में अंडमान निकोबार में एक अफगान पर्सनल था, उसने इनको गोली मार के इनकी हत्या कर दी थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड नॉर्थ ब्रूक 1872 से 76 तक। इनके अंडर क्या बढ़िया काम हुआ था जो कि इंपॉर्टेंट है, बढ़िया भी है। तो एक हुआ था मैरिज एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था जो कि पास हुआ था 1872 में। अब 1872 इसको इंपॉर्टेंट ऐसे ही माना जाता है, एज ऑफ कंसेंट। एज ऑफ कंसेंट एक्ट करके भी कहा जाता है, जहाँ पे लड़कियों की और लड़कों की एक मिनिमम एज को डिटरमाइन कर दिया गया था चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखेंगे। बाकी साथ में कूका मूवमेंट चला था पंजाब में। और एक बात और ध्यान रखना आप कि कूका मूवमेंट ऐसा फर्स्ट मूवमेंट था जिसके अंदर आइडिया ऑफ, इन्होंने भी मतलब ऑफिशियली स्वदेशी को तो इन्होंने नहीं कहा था, बट इनका जो एस्पेक्ट था वो स्वदेशी को लेके ही था कि अपनी बनी हुई चीज़ों को हम यूज़ करेंगे। तो मतलब जनरल नॉलेज के हिसाब से आप याद रखना, कूका मूवमेंट के अंदर स्वदेशी पे एम्फेसिस किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड लिटन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 तक, मतलब कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव, काफ़ी ज़्यादा इनका जो आउटलुक था बैकवर्ड था इंडिया को लेके। तो इंडियंस के अगेंस्ट उन्होंने काफ़ी सारे ऐसे स्टेप्स लिए थे जिसकी वजह से इनके अगेंस्ट हेट्रेड भी अच्छी खासी थी। तो आप देखो तो समझ में आ जाएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, इनकी डेट याद रखना क्योंकि क्वेश्चन मेनली डेट से ही बनते हैं। तो आपको इससे क्वेश्चन या तो ये आ जाएगा कि भाई लॉर्ड लिटन के अंडर क्या क्या हुआ था, या ये वाला एक्ट कब पास हुआ था, या फिर इन डेट को मैच करने को दे देंगे। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट, ये तो याद ही रखने हैं। और इस समय हुआ था दिल्ली दरबार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बनता है कि पहला दिल्ली दरबार जब कंडक्ट किया गया था तो वो लॉर्ड लिटन के अंदर किया गया था। और इधर ही जो क्वीन विक्टोरिया थी उनको प्रोक्लेमेशन दिया था द एम्प्रेस ऑफ इंडिया, उन्होंने मतलब ऑफिशियली माना था कि वो एम्प्रेस ऑफ इंडिया है, ठीक है।
और बाकी सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक चीज़ और हुई थी जिसके अगेंस्ट बाद में, जैसे कि अपने नेशनलिस्ट लीडर्स थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, आनंद मोहन बोस थे, इन लोगों ने इसके अगेंस्ट मतलब रिवोल्ट भी किया था। वो था कि जो सिविल सर्विस देने की एज थी उसको 21 से घटा के 19 साल कर दिया था। एक तो एग्जामिनेशन करा रहे हो इंग्लैंड के अंदर, आपका सिलेबस है पूरा का पूरा यूरोपियन हिस्ट्री बेस्ड, और आपने जो वहाँ की एज है वो भी 21 से 19 कर दी है। तो आप खुद सोचो अब कितना ज़्यादा डिफिकल्ट होगा इंडियंस के लिए 19 साल के अंदर अंदर सिविल सर्विस को क्रैक करना। तो इन्हीं सब एक्ट की वजह से लॉर्ड लिटन को काफ़ी ज़्यादा कहा जाता है कि कंजर्वेटिव ट्रेडिशनल काइंड ऑफ ये वाइसरॉय थे इंडिया के, जिन्होंने काफ़ी सारे एक्ट ऐसे किए थे जिसमें जो पॉलिटिकल सिविक लिबर्टीज़ थी इंडियंस की उनको सप्रेस किया गया था। आगे बढ़ते हैं तो आते हैं लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन कह सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये तो नहीं कहूँगा कि प्रोग्रेसिव बहुत बढ़िया थे, बट इनके कंपैरिजन में, बाकियों के कंपैरिजन में ये प्रोग्रेसिव भी थे, ठीक है, काफ़ी पॉपुलर भी थे इंडियंस में। अब देखो ये 4 साल इनके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इन्होंने पहली बात तो जो आर्म्स एक्ट था, जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, उसको हटा दिया। उसको हटा दिया तो ऑब्वियस सी बात है हमारी पॉलिटिकल सिविल लिबर्टीज हमें मिली। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो इनको कहा जाता है फादर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, क्योंकि इन्होंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जैसे कि आज हम देखते हैं म्यूनिसिपैलिटीज़ वगैरह, मेनली अर्बन लोकल बॉडीज़ पे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रमोट किया था, उनको स्टेप्स लिए थे उनके डेवलपमेंट के लिए। तो इसलिए फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैसे कहेंगे, फिर फादर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट कहेंगे हम लॉर्ड रिपन को। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ये इनके रूल में स्टैब्लिश की गई थी। ठीक, चलिए बाकी हंटर कमीशन जो कि एजुकेशन रिलेटेड थी, तो पूछ सकते हैं हंटर कमीशन किसके अंडर कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, तो लॉर्ड रिपन। बाकी इससे आपको ये भी ध्यान रहेगा कि किस टाइम पे गई थी, तो क्योंकि क्रोनोलॉजी में लगाने को दे देते हैं, तो इससे अगर आप याद रखेंगे तो आपके एक ही टॉपिक से 4 से 5 टॉपिक ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे। तो काफ़ी अच्छा ये समरी रहेगा हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का ये वाला लेक्चर। लॉर्ड डफरिन, ये तो आपने सुना ही होगा, क्यों, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बनी थी, उस समय लॉर्ड डफरिन ही इंडिया के वाइसरॉय थे। और बाकी थर्ड एंग्लो बर्मीज वॉर हुई थी। अब थर्ड एंग्लो बर्मीज वॉर हुई थी 1885-1886 में। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये याद रखनी है कि थर्ड एंग्लो बर्मा की जब लड़ाई हुई थी तो पूरे म्यांमार को, पूरे बर्मा को एक्वायर कर लिया था, एनेक्स कर लिया था, इंडिया के साथ जोड़ दिया था। और इसको फिर अलग कब किया गया था, 1935 के जो इंडियन काउंसिल एक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, उसके बाद उसको अलग किया गया म्यांमार को इंडिया से। उससे पहले इसी वॉर के बाद उसको इंडिया में इंक्लूड कर लिया गया था। बाकी लॉर्ड लैंसडॉन आते हैं फिर 88 से 94 तक। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 वाला पास हुआ था। अब इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इनडायरेक्ट इलेक्शंस, फर्स्ट टाइम इनडायरेक्ट इलेक्शंस इंट्रोड्यूस किए गए थे 1892 में। क्वेश्चन बनेगा, आपको क्लियर रखना है कि 1892 के काउंसिल एक्ट में इनडायरेक्ट इलेक्शंस का प्रावधान किया गया था। बाकी 1891 का फैक्ट्री एक्ट भी, जो कि काफ़ी कॉमन आपको पता होगा, वो भी इनके अंडर ही पास हुआ था। बाकी एक चीज़ इनके अंडर वो हुआ था कि वो डुरांट लाइन, आपको पता होना चाहिए कि उस समय के इंडिया अफगानिस्तान के बीच में जो बॉर्डर था वो डुरांट लाइन थी, और डुरांट लाइन जो है लॉर्ड लैंसडाउन के ही अंडर यहाँ पे मतलब बनी गई थी, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर ये है लॉर्ड एल्गिन टू, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये हुई थी कि ब्रिटिश ऑफिसर थे ऑफिसर रैंड को मारा था चापिका ब्रदर्स ने। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक मित्र मेला करके, सावरकर जी की मित्र मेला करके एक बॉडी थी, रेवोल्यूशनरी बॉडी थी, ऑर्गेनाइजेशन थी, उसमें से चापिका ब्रदर्स थे, और उन्होंने यहाँ पे शायद ये इसको नासिक कॉन्स्पिरेसी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर क्वेश्चन आता है कि भाई नासिक कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड कौन कौन है, तो मित्र मिला, सावरकर और चापिका ब्रदर्स, ये सब रिलेटेड हैं, और ये हुआ था आपका 1898-99 के अराउंड, ठीक है, ध्यान रखना है। फिर लॉर्ड कर्जन, जो कि कह सकते हैं कि मोस्ट कंजर्वेटिव वाइसरॉयस ऑफ इंडिया, ठीक। तो लॉर्ड कर्जन के अंडर तो काफ़ी सारे स्टेप्स लिए गए थे जिसमें इंडियंस की लिबर्टी को और ज़्यादा सप्रेस कर दिया गया था। जैसे इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट, जिसमें इंडियन यूनिवर्सिटीज़ उन्हें पता लग गया था कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है नेशनल मूवमेंट को लेके लोग मिलते हैं, वर्क कर रहे हैं, तो उस पर सरकार का और कंट्रोल कर लेते हैं, सेंट्रलाइजेशन कर लेते हैं, ठीक। बाकी पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्टीशन ऑफ बंगाल, क्योंकि 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल को अनाउंस किया गया था ऑफिशियली, और उसको मतलब कर दिया गया था, इम्पोज कर दिया गया था डिसीजन को। और उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है स्वदेशी मूवमेंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मास मूवमेंट को लेके, या फिर कह सकते हैं कि इंडियन नेशनल मूवमेंट में बहुत ही बड़ा एक मतलब अनफोल्डिंग ऑफ द टॉपिक थी कि स्वदेशी मूवमेंट हुआ था। उसके बाद मासेस निकल के आई आपकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में। फिर हमारे आते हैं लॉर्ड मिंटो टू, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट के बीच में हुआ था, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स, जिसको हम कहते हैं 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। और इसमें क्या चीज़ आई थी, सेपरेट इलेक्ट्रेट। तो फॉर दी मुस्लिम्स यहाँ पे सेपरेट इलेक्ट्रेट को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि मुस्लिम लीग की डिमांड पे किया गया था, क्योंकि मुस्लिम लीग ने 1906 में एक कहते हैं शिमला डेपुटेशन, ठीक। तो शिमला डेपुटेशन गई थी मुस्लिम लीग की, वो मिली थी इनसे जाके, और मुस्लिम लीग ने ये डिमांड की थी कि आप हमको सेपरेट इलेक्ट्रेट दीजिए, हमारे को सेपरेट रिप्रेजेंटेशन चाहिए। तो 1909 में उसी को लेके पहली बार सेपरेट इलेक्ट्रेट यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड हार्डिंग टू, 1910 से 1916,
इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही हुई थी कि जो एक्चुअल में जब पार्टीशन ऑफ बंगाल को कैंसिल किया गया था तो उसके बाद एक चीज़ अनाउंस की गई थी कि कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली होगा। तो असल में जो मतलब डिसीजन लिया गया था तो वो इनके अंडर लिया गया था। अब ध्यान रखने की बात यह है कि उस समय ऐसा नहीं है कि ट्रांसफ़र इमीडिएटली हो गया था, 20 साल लग गए थे। 1911-12 के अराउंड इन्होंने भी शायद दिल्ली दरबार अनाउंस किया था, एक ऑर्गेनाइज़ किया था। तो उसके 1911 के अनाउंसमेंट हुआ था कि दिल्ली कैपिटल होगी, फिर दिल्ली को बनाया गया कैपिटल, और उसके 15 से 20 साल बाद फिर दिल्ली को कैपिटल के तौर पे ऑफिशियली इंस्टीट्यूट किया गया। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। फिर आते हैं लॉर्ड चैम्सफोर्ड, 1916 से 21 के बीच में। इनके अंडर चला होम रूल लीग मूवमेंट, राउलेट एक्ट और 1919 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था। ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें ही मतलब डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। पावर्स को कम्प्लीटली जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी उनमें डायरकी इंट्रोड्यूस कर दी गई थी इस एक्ट के अकॉर्डिंगली। लॉर्ड रीडिंग आते हैं 1921 से 1926 के बीच में। 1922 के अराउंड ये स्वराज पार्टी आपकी फॉर्म होती है। ठीक, कौन कौन थे? एक तो CR दास थे और एक मोतीलाल नेहरू थे। तो ये दो लोगों ने मिलकर स्वराज पार्टी को कॉन्स्टिट्यूट किया था इलेक्शन लड़ने के लिए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के फेल होने के बाद। बाकी चौरी चौरा इंसिडेंट होता है जो कि आपको पता होगा 1922 में फरवरी में होता है, जिसके बाद गांधी जी ने सस्पेंड कर दिया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, और उसी के बाद फिर स्वराज पार्टी को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है कि भाई अब जब मूवमेंट नहीं चल रहा है तो एक काम करते हैं, क्योंकि 1919 में इलेक्शन का प्रोविजन हुआ है। कैसे इलेक्शन? डायरेक्ट इलेक्शन। ये बात भी ध्यान रखना है कि 1919 में फॉर दी फर्स्ट टाइम डायरेक्ट चुनाव होंगे। ठीक, डायरेक्ट इलेक्शन का जो प्रोविज़न था वो 1919 में किया गया था पहली बार। डायरेक्ट लोग इलेक्ट करेंगे अब, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ही स्वराज पार्टी बनी थी। उन्होंने कहा हम चुनाव लड़ लेते हैं, हमसे मूवमेंट नहीं चल रहा, तो ठीक है, इतना ध्यान रखो। फिर हमारा आते हैं लॉर्ड इरविन, 26 से 31 तक। इनके अंडर हुआ था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो आपको पता होना चाहिए 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, दांडी मार्च, सॉल्ट सत्याग्रह किया था गांधी जी ने, और गांधी इरविन पैक्ट भी था 1931 में ही हुआ था वो। ठीक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हुई थी पहली वाली इनके अंडर। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड वेलिंगटन, असल में क्या हुआ था कि 1931 में ही जो इरविन थे उनको रिप्लेस कर देते हैं लॉर्ड वेलिंगटन, और सेकंड एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है इनके अंडर। और 1932 में क्या करती है ब्रिटिश गवर्नमेंट कि जो दलित्स हैं उनको दे देती है सेपरेट इलेक्टोरेट। गांधी जी इसके अगेंस्ट होते हैं, तो इसी को लेके गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में होता है पूना पैक्ट 1932 में। ठीक, और ये भी ध्यान रखना कि गांधी जी उस समय ईयर बड़ा जेल में थे, तो जो पूना पैक्ट को साइन किया था वो किया था मदन मोहन मालवीय जी ने अंबेडकर जी के साथ। ठीक है, इन्होंने किया था, गांधी जी ने खुद साइन नहीं किया था। ऑन द बिहाफ ऑफ गांधी जी मदन मोहन मालवीय जी ने साइन किए थे पूना पैक्ट के ऊपर। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर लॉर्ड लिनलिथगो, 1936 से 1944, काफ़ी अच्छा खासा लंबा टाइम तक इन्होंने सर्व किया इंडिया को। क्रिप्स मिशन आया था इनके अंदर, और क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट जब लॉन्च किया था तो उस समय लॉर्ड लिनलिथगो ही थे। ठीक है, लॉर्ड वेबल आते हैं 1944 से लेकर 1947 तक। तो मतलब ये कह लीजिए आज़ादी के जस्ट पहले वाले हम पहुँच गए वहाँ पे अब। तो CR फार्मूला 1944 में आता है, ये ध्यान रखना डेट, CR फार्मूला 1944 में आता है। मुस्लिम लीग ने 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे का अनाउंसमेंट किया था। बाइबल प्लान एंड शिमला कॉन्फ्रेंस होती है। असल में बाइबल प्लान भी इसीलिए था कि कोई ना कोई मिडिल पाथ निकाला जाए, जिसके तहत मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस और जो भी पार्टीज हैं इंडिया के अंदर, उन सबको एक मंच पे लाके किस तरीके से पावर को ट्रांसफर करना है इंडियंस के पास। ठीक है, उस बात को लेकर बात होती थी, तो इसलिए बाइबल प्लान भी आया था। फिर हम चलते हैं आगे, जो है लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि हमारे लास्ट ब्रिटिश वाइसरॉय या फिर कह लो गवर्नर जनरल थे 1947 से 48। अब देखो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर बताता हूँ। तो ये लास्ट वाइसरॉय थे एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल थे ऑफ फ्री इंडिया, क्योंकि जब इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1947 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया था, तो उसमें फिर से ये नाम चेंज कर दिया, फ्रॉम दी वाइसरॉय से फिर से उन्होंने कर दिया अपना गवर्नर जनरल। ठीक है ना, तो कह सकते हैं कि लास्ट वाइसरॉय ऑफ द इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द फ्री इंडिया, मतलब इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिपेंडेंस के बाद पहले गवर्नर जनरल या वाइसरॉय कौन थे? तो ये याद रखना है कि वो थे हमारे लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन फिर एक चीज़ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि आज़ादी के बाद पहले इंडियन अपने जो गवर्नर जनरल या वाइसरॉय कौन थे? तो वो थे हमारे C राजगोपालाचारी। ठीक है ना, तो बस ये ध्यान रखना। बाकी क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही आएगा कि लास्ट वाइसरॉय कौन थे या फिर पहले आज़ादी के बाद वाइसरॉय कौन थे, तो वो लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। तो आपको इतना ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पे मतलब खत्म होता है, और आप देखोगे कि आप पूरी वाइसरॉयज की हमने सिर्फ लिस्ट ही कवर नहीं करी यहाँ पे, लिस्ट के साथ साथ हमने एक चीज़ कवर करी है कि जो इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें घटित हुई थी इस दौरान, हमने उन सबको रिवाइज किया है। हमने इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स हुए वो भी देख लिए, और इसी लेक्चर के थ्रू आपके एक अच्छे खासा जो पोर्शन है वो मॉडर्न हिस्ट्री का कवर होता है। ठीक है, तो इस लेक्चर को आप 2 से 3 बार देखिए और आराम से क्वेश्चन लगाइए, और आप इजीली आप इस क्वेश्चन को भी आंसर कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया? तो पहले वाइसरॉय कौन थे? मैंने आपको जैसे बताया लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था वाइसरॉय 1858 में जब इंडियन
काउंसिल एक्ट आया था, तो उसके बाद ही इनको वाइसरॉय की उपाधि दी गई थी, उससे पहले ही गवर्नर जनरल थे रिवोल्ट के बाद। तो ये इसका आंसर हो गया, सिंपल सी बात, ठीक है ना। तो ऐसे करके आप इजीली सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। अगर यूपी पीसीएस का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है इसमें, तो ऐसा नहीं मेरी तरफ से कोई बनाया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, धन्यवाद बने रहने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।